आज की क्लास में कक्षा 10th का मैथमेटिक्स में प्रश्नावली 6.3 का क्वेश्चन 13 से शुरू करेंगे। जहां तक मैक्सिमम होगा वहां तक करेंगे, ठीक है। लास्ट क्लास तक क्वेश्चन 12 तक कंप्लीट कर लिए थे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, एक त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि कोण ABC बराबर है कोण BAC है। तो दर्शाइए कि CA² बराबर CB इंटू CD है। तो देखिए सबसे पहले इसमें एक डायग्राम बनाना पड़ेगा, फिगर बनाना पड़ेगा। तो फिगर नहीं दिया है, फिगर नहीं दिया है तो एक त्रिभुज ABC का हम फिगर बनाते हैं, ठीक है। तो रैंडम एक फिगर बना लीजिए त्रिभुज ABC, उसका नाम दीजिएगा एक हम फिगर बनाए हैं, एक त्रिभुज बना दिए हैं ABC, तो इसका नाम हो जाएगा ABC, ठीक है। ये ABC इसका नाम होगा। एक त्रिभुज ABC, तो एक त्रिभुज है ये ABC की भुजा BC पर, यानी ये भुजा है BC, ठीक है। ये भुजा BC है, BC पर एक बिंदु D, तो ये BC भुजा पर कहीं पर एक बिंदु D ले लीजिए, यहाँ 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 कहीं भी। मान लीजिए कि BC भुजा पर एक बिंदु D हम यहाँ ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ। और क्या बोला है, स्थित D इस प्रकार स्थित है कि कोण ABC, कोण ADC, यानी D पर कोण बनेगा तो इसको मिलाना पड़ेगा, ये इस तरह से, ये इस तरह से मिलाना पड़ेगा। तो ADC ये कोण की बात चल रहा है, ADC बराबर है BAC का, AD यहाँ पर D नाम दीजिए, ADC बराबर है BAC का। अच्छा ये वाला कोण का बात चल रहा है, ठीक है। तो दर्शाना है कि ये CA² बराबर CB इंटू CD है। तो सबसे पहले जो दिया है उसको लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे दिया है, तो दिया है में क्या हो जाएगा, देखिए दिया है में लिखेंगे, ये बात अपने पास में दिया है कि कोण ADC बराबर है कोण BAC, कोण ADC बराबर कोण BAC, ये चीज दिया हुआ है। और सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, देखिए सिद्ध करना है ये चीज जो है CA² बराबर CB इंटू CD, ये प्रूफ करना है। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना है कि CA² बराबर CB इंटू CD लाना है प्रूफ करके। तो यहाँ पर दो त्रिभुज को समरूप करना पड़ेगा। कौन सा दो त्रिभुज, तो देखिए एक बड़ा वाला त्रिभुज है ABC त्रिभुज, और एक त्रिभुज आपको ADC, एक बड़ा वाला त्रिभुज ABC, एक छोटा वाला त्रिभुज ADC, ये दोनों को समरूप करेंगे तो ये वाला जो है सिचुएशन प्राप्त हो जाएगा। तो हम करते हैं त्रिभुज ABC, तो उपपत्ति में हम लोग लिखेंगे उपपत्ति, तो त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज ADC में, त्रिभुज ADC में, ठीक है। तो ये ABC त्रिभुज और ADC त्रिभुज, ये छोटा वाला त्रिभुज है, ये पूरा बड़ा वाला त्रिभुज, और ये छोटा वाला त्रिभुज, दोनों को समरूप करेंगे, ये चीज आ जाएगा। कैसे पता चला था कि CA, देखिए CA भुजा ये है, स्क्वायर है तो दो बार लिया गया है, तो एक बार बड़ा वाला त्रिभुज लेंगे, एक बार छोटा वाला त्रिभुज लेंगे, तब CA² या AC² दो बार आएगा, ठीक है। तो इसलिए हमको बड़ा वाला त्रिभुज और छोटा वाला त्रिभुज लेना पड़ेगा, क्योंकि CA भुजा जो है CA भुजा का स्क्वायर है, तो ये छोटा वाला त्रिभुज में भी CA भुजा आएगा और बड़ा वाला त्रिभुज में भी CA भुजा आएगा, इससे पता चला। तो यहाँ पर तो ये दोनों त्रिभुज को समरूप करना है, तो कैसे करेंगे, तो ये बिल्कुल आसान है। ये वाला कोण बड़ा वाला त्रिभुज जो ABC त्रिभुज का कोण A और ये ADC त्रिभुज का कोण D बराबर है। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि कोण जो दिया हुआ है, देखिए
कौन बड़ा वाला त्रिभुज का कौन ए, ठीक है, और छोटा वाला त्रिभुज जो है ए डी सी का उसका कौन डी बराबर है जो यहाँ पर दिया हुआ है। यही बात लिखेंगे कि कौन ए डी सी बराबर है कौन बी ए सी का। कारण लिखिएगा कि दिया है, क्या है कि दिया है, ठीक है। उसके बाद ये वाला त्रिभुज में अगर आप आएंगे तो देखिए एक कोण तो बराबर कर दिए बड़ा वाला का और छोटा वाला का, ठीक है। तो एक और कोण बराबर कर सकते हैं। देखिए ये वाला त्रिभुज देखिए ए डी सी, छोटा वाला त्रिभुज में देखिए कौन सी आ रहा है और बड़ा वाला त्रिभुज में भी देखिए कौन सी आ रहा है, ठीक है। छोटा वाला त्रिभुज में यानी ए डी सी त्रिभुज जो छोटा वाला है उसमें भी कौन सी आ रहा है और बड़ा वाला त्रिभुज जो है ए बी सी उसमें भी कौन सी आ रहा है। तो हम क्या कहेंगे कि कौन सी बराबर कौन सी उभयनिष्ठ होगा, या पूरा नाम दीजिएगा। तो ए सी डी कौन ए सी डी बराबर है बड़ा वाला में भी तो कौन सी आ रहा है तो ए सी बी का, तो कौन ए सी बी का। इसमें क्या होगा, इसमें लिखिएगा उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ मतलब कॉमन, ठीक है, दोनों में वो बात है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि अगर कोई दो त्रिभुज में अगर उनकी दो संगत भुजा अगर बराबर हो गया तो वो दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। यहाँ से लिखेंगे अतः, अतः कौन 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 समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से, ठीक है। तो कौन 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 समरूपता कसौटी से क्या होगा, ये बड़ा वाला त्रिभुज एबीसी और छोटा वाला त्रिभुज एडीसी दोनों समरूप हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज ए सी डी का, ठीक है। तो ये बड़ा वाला त्रिभुज छोटा वाला का समरूप हो गया दो कोण से, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया। अब देखिए अब जब दो त्रिभुज समरूप होता है तो उनके संगत कोण बराबर होते हैं और संगत भुजा समानुपाती होते हैं। तो यहाँ पर भुजा हमको सिद्ध करके लाना है तो संगत भुजा ले लेंगे। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, अतः संगत भुजाएं समानुपाती होंगे, यहाँ लिख देते हैं। देखिए अतः संगत भुजाएं, संगत भुजाएं, अतः संगत भुजाएं समानुपाती समानुपाती होंगे, ठीक है। संगत भुजा क्या होगा कि समानुपाती होगा। अब देखिए संगत भुजा कैसे लिया जाएगा, क्योंकि एक त्रिभुज अपने पास में है ए बी सी और एक त्रिभुज है अपने पास में ए बी सी। तो यहाँ पर इधर उधर जो है करके लिखा त्रिभुज का फिगर दिया हुआ है इधर उधर करके, ठीक है। तो जो हमको एक मतलब एक जो दो त्रिभुज जो हमने समरूप किए हैं ए बी सी और एक त्रिभुज किए हैं ए डी सी समरूप, उसमें से कोई एक फिगर बना लीजिए जो आपको साफ सुथरा लग रहा हो। इसे हम ए बी सी जो है त्रिभुज उसका एक आकृति यहाँ बनाते हैं। तो ए बी सी जैसा हम एक आकृति बना लेते हैं। ये हो गया ए बी सी, ये बड़ा वाला हो गया ए बी सी, और हम छोटा वाला के साथ समरूप किए हैं तो सेम इसी के जैसा छोटा वाला बना लीजिए ए सी डी। तो ए सी डी एकदम उसी के जैसा हम छोटा वाला बना रहे हैं, ठीक है। और नाम इसी के अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। नाम जो है हम क्या किए सेम पोजीशन पर दोनों त्रिभुज को बना लीजिए। ए बी सी त्रिभुज एकदम सीधा दिख रहा था ए बी सी त्रिभुज, तो उसको बना लिए, और ये जो छोटा वाला था ए बी सी उसको इसी के पोजीशन पर इसको बना लिए सेम पोजीशन पर। नाम इसके अकॉर्डिंग इसको करा जाएगा, ठीक है। अब देखिए नाम कैसे करेंगे, देखिए इसका कोण ए जो था और इसका कोण डी बराबर था, तो बड़ा वाला का कोण ए बराबर था छोटा वाला का कोण डी के, ठीक है। तो कोण ए और कोण डी बराबर होगा तो आप जाहिर सी बात है कह सकते हैं कि कोण ए यहाँ है तो डी इसमें यहाँ पर होगा, क्योंकि कोण ए और डी तो बराबर है। देखिए दिया हुआ था कोण ए जो है डी के बराबर है, तो ए यहाँ है, तो इसी के जो है जस्ट जहाँ पर कोण ए है उसी के सामने कोण डी होगा ये वाला त्रिभुज में। अब देखिए उसके बाद क्या है कि कोण सी दोनों में उभयनिष्ठ है। कोण सी जो है दोनों में उभयनिष्ठ है, बड़ा वाला त्रिभुज में भी कोण सी छोटा वाला त्रिभुज में भी कोण सी बराबर था। तो इसका कोण सी यहाँ पर है तो इसका कोण सी यहाँ पर होगा, ठीक है। तो हम ये त्रिभुज बना रहे थे, छोटा वाला त्रिभुज है क्या है ए सी डी, तो सी
सी और डी नाम हो गया तो मतलब ए बचा हुआ है, तो जो बचा है यहाँ पर नाम दे। ठीक है, तो हम ये जो है दो त्रिभुज सेम पोजीशन पर बना लिए हैं, सेम जैसे नाम पहले वाला के अकॉर्डिंग करना है। अब अनुपात लीजिए, गलती नहीं होगा। ठीक है, देखिए क्या बोला है, सी ए देखिए सब भुजा में सी ए वाला बराबर लिया है, सी ए 3 बार लिया है, यहाँ पर भी सी ए से रिलेटेड लिया है, यहाँ पर सी ए से रिलेटेड लिया है, यहाँ पर सी ए से रिलेटेड लिया है, तो सी ए यहाँ पर भी है और सी इसमें माने ये भुजा में भी सी आएगा, ये भुजा में भी सी आएगा, उसी प्रकार इस भुजा में भी सी आएगा, इस भुजा में भी सी आएगा, और ये जो है ये भुजा को नहीं लिया गया है। तो अनुपात लीजिए, तो यहाँ से अनुपात अगर हम लोग लेंगे तो इसका अनुपात इसके साथ हो जाएगा, तो क्या होगा बी सी बट्टा ए सी बराबर, और ए सी बट्टा क्या हो जाएगा बी सी। अब अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप कितना आएगा, ए सी में ए सी का ए सी स्क्वायर हो गया बराबर, और बी सी इंटू सी टी हो जाएगा, इसमें बी सी इंटू सी टी या बी सी। ठीक है, तो यही प्रूफ करना था, वही आया है, तो इस तरह से आपको प्रूफ करना, तो यही इसका प्रूफ है। ठीक है, यही इसका प्रूफ है। अब इसका अगला क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या कहता है, लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है, जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए ये क्वेश्चन बहुत आसान है। क्या बोला है, 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ, मतलब एक खंभा है जो 6 मीटर के है, 6 मीटर लंबाई वाला, तो हम बनाते हैं एक खंभा 6 मीटर लंबाई वाला, और ठीक है ये 6 मीटर मान लीजिए 6 मीटर लंबाई का है, और क्या बोला गया है, ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया। अच्छा ये खंभा है, ठीक है 6 मीटर का, इसका बोल रहा है कि भूमि पर छाया, तो छाया तो यहाँ से मान लीजिए इतना छाया बन गया, ये भूमि के साथ, ये भूमि है इसके साथ छाया बन गया। ठीक है, इसका नाम दे दीजिए ए बी सी। भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है। अच्छा, छाया की जो लंबाई है, तो भूमि के साथ जो छाया बनेगा यहाँ से यहाँ तक, इसका लंबाई बोल रहा है 4 मीटर है। ठीक है, छाया की लंबाई, क्योंकि छाया तो ही है यहाँ से यहाँ तक, इसका लंबाई है 4 मीटर, जबकि उसी समय एक मीनार की लंबाई 28 मीटर है। हाँ, तो मीनार तो थोड़ा बड़ा होता है, तो मीनार मान लीजिए कि इतना को है मीनार, और इसका छाया तो थोड़ा बड़ा, क्योंकि मीनार बड़ा है तो छाया तो बड़ा होगा, तो मान लीजिए यहाँ तक आ गया। ठीक है, ये कुछ इस प्रकार का है। हाँ, एक मीनार की लंबाई माने मीनार जो है ये 28 मीटर लंबा है। ठीक है, और है मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। सॉरी, छाया की लंबाई ना बोला है, एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है, तो ये है 28 मीटर, ये जो है ये 28 मीटर है छाया की लंबाई। तो मीनार की ऊंचाई बताना है, ये चीज आपको बताना है, तो क्या होएगा, इसका नाम PQR दीजिए, ये त्रिभुज का मीनार। हाँ, तो देखिए ओवरऑल बात आपको ज्ञात करना है, मीनार की छाया की लंबाई बताना है कि मीनार की ऊंचाई बताना है। ठीक है, बताना है मीनार की ऊंचाई की, मीनार कितना ऊंचा है, तो दिया। देखिए क्वेश्चन में ओवरऑल बात क्या था कि ये एक स्तंभ है, माने खंभा है 6 मीटर का, उससे जो छाया बन रहा है उसका जो है लंबाई छाया के 4 मीटर है। उसी समय सेम पोजीशन पर उसी समय एक मीनार है जिसका जो छाया बन रहा है वो 28 मीटर के है, तो मीनार कितना को होगा, मीनार का ऊंचाई ये क्या होगा ये बताना है। ठीक है, तो देखिए ये बात दरअसल एक ही समय में सूर्य द्वारा बनाए गए जो होता है कोण बराबर होता है। ठीक है, और मान लीजिए कि सेम पोजीशन पर यहाँ पर सूर्य है, यहाँ पर है सूरज दादा। ठीक है, और यहाँ पर भी है सूरज, क्योंकि सूर्य क्या है, सूर्य तो बहुत ऊंचा होते हैं, और छाया सबके साथ छाया जो होता है सेम समय में छाया जो बनता है उसकी
कोण जो होता है बराबर होता है, ठीक है। सेम समय में जो छाया बनेगा लेकिन छाया तो बहुत छोटा हो सकता है, क्योंकि वो तो डिनोट करता है कि कोई वस्तु कितना छोटा है कितना बड़ा है, उसके अनुसार जो है क्या होगा, उसके अनुसार जो है छाया की लंबाई कम बेस होगा। लेकिन सूर्य एक ही समय पर सूर्य द्वारा जो कोण बनेगा वो एकदम बराबर होगा, ठीक है। चलिए तब बस ओवरऑल बात ये है कि अपने को पी क्यू ज्ञात करना है, ठीक है। पी क्यू की लंबाई यानी पी क्यू है मीनार, इसकी लंबाई ज्ञात करना है। यहाँ पर लिख भी दीजिए कि जो ए बी है वो स्तंभ है, ए बी है स्तंभ और पी क्यू है अपने पास में मीनार, पी क्यू है मीनार, ठीक है। तो देखिए ये और ये ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसकी लंबाई मीनार की ज्ञात करने के लिए सबसे पहले त्रिभुज को समरूप करना पड़ेगा। ये त्रिभुज और ये त्रिभुज को आपको समरूप करना पड़ेगा। तो समरूप करने के लिए अपने पास में क्या क्या हो जाएगा, समरूप करने के लिए हो जाएगा, देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर हो जाएगा और ये धरती के साथ कोई भी खंभा या कोई मीनार एकदम 90 डिग्री पर होता है, तो ये और ये जो है बराबर हो जाएगा। हम त्रिभुज ABC और PQ आपको समरूप करने वाले हैं, तो यहाँ से ये कोण इसके बराबर हो जाएगा, ये कोण इसके बराबर हो जाएगा, ये कोण इसके बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में, त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में तो क्या हो जाएगा कि यहाँ पर हो जाएगा कोण A बराबर हो जाएगा कोण B का। एक ही समय पर सूर्य द्वारा बना कोण बराबर होते हैं, कारण लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। एक ही समय में सूर्य द्वारा बना कोण, एक ही समय में सूर्य द्वारा बना कोण बराबर होगा। उसके बाद फिर कोण देखिए धरती के साथ जो ये स्तंभ है 90 पर खड़ा होगा, धरती के साथ ये मीनार है 90 पर खड़ा होगा, तो कोण बी और कोण क्यू बराबर होगा। तो कोण बी बराबर कोण क्यू होगा प्रत्येक 90, ठीक है। हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि एंगल समरूपता कसौटी से दोनों त्रिभुज समरूप है, लिखेंगे अतः एंगल समरूपता कसौटी से समरूपता एंगल समरूपता कसौटी से हम क्या कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR का। जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके संगत कोण बराबर होते हैं और संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होते हैं। तो अपने को संगत भुजा से काम है तो संगत भुजाएं लेंगे, या फिर लिखेंगे अतः संगत भुजाएं समानुपाती होंगे, संगत भुजाएं समानुपाती होंगे तो क्या हो जाएगा, संगत भुजाएं समानुपाती होंगे तो इसका अनुपात इसके साथ, इसका जो है AB का अनुपात PQ के साथ लीजिए, तो AB बट्टा PQ बराबर इसका अनुपात इसके साथ लीजिए BC बट्टा QR। बस इतना ही से अपना काम बन जाएगा, क्योंकि AB क्या बोलते हैं PQ ज्ञात करना है। तो AB है अपने पास में 6, तो 6 हो जाएगा और PQ तो ज्ञात करना है, तो PQ एडिटीज रखिए बराबर और BC तो है 4 और QR जो है अपने पास में ये है 28, ठीक है। तो यहाँ से क्या होएगा, यहाँ से आप क्या काम करिए, यहाँ से 4 से काटिएगा तो 4 7 28 हो जाएगा। तो यानी PQ बराबर के कैंची गुना करिए, एक मरते कटा तो कैंची गुना करिए इसमें इससे, तो PQ बराबर आएगा 6 7 42 मीटर जो है ये क्या है, मीनार की ऊंचाई है। यहाँ पर लिख देंगे अतः मीनार PQ की ऊंचाई
42 मीटर है। यही इसका जो है फाइनल आंसर है। अब इसका अगला क्वेश्चन का उदाहरण 4 देखिए क्या कहता है। आकृति 2.29 में ये आकृति है। यदि PQ समांतर है RS, तो PQ जो है ये समांतर है RS का, तो RS ये है, तो PQ समांतर है RS, तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज POQ समरूप है त्रिभुज SOR का। ये दोनों त्रिभुज समरूप है, ये आपको सिद्ध करना है। तो सबसे पहले जो दिया है उसको लिखते हैं, जो सिद्ध करना है उसको लिखते हैं, तब हम लोग उपपत्ति करेंगे यानी प्रूफ करेंगे। तो दिया है देखिए क्या चीज दिया है कि PQ समांतर है RS, तो PQ समांतर RS, ठीक है, ये दिया हुआ है। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि ये दोनों त्रिभुज ये और ये समरूप है, यानी त्रिभुज POQ समरूप है SOR, त्रिभुज POQ समरूप है त्रिभुज SOR का। ये जो है अपने को प्रूफ करना है। तो उपपत्ति करते हैं यहाँ से, उपपत्ति। तो जो दो त्रिभुज को समरूप करना है उसको लीजिए। तो उपपत्ति में जो दो त्रिभुज समरूप करना है जो है POQ, तो हो जाएगा त्रिभुज POQ तथा त्रिभुज हो जाएगा SOR, त्रिभुज SOR। ये त्रिभुज और ये त्रिभुज समरूप करना है, तो वही लिखे हैं, ठीक है। देखिए इसमें खास बात क्या है कि ये और ये समांतर दे रखा है, तो ये कोण और ये कोण बराबर होगा एकांतर कोण से, ठीक है। क्योंकि ये और ये समांतर है तो ये जेड बन रहा है, ठीक है, जेड बन रहा है, तो ये कोण और ये कोण बराबर होगा एकांतर कोण से। हम कहेंगे कि कोण P बराबर होगा कोण S के। एकांतर कोण हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इधर से भी जेड बन रहा है, देखिए यहाँ पर, तो ये कोण और ये कोण बराबर होगा। देखिए ऐसा तब होगा जब समांतर रेखा दे रखा होगा। यहाँ पर समांतर है इसलिए यहाँ एकांतर बराबर हो गया। अब ये और ये एकांतर बराबर होगा, तो कोण Q बराबर हो जाएगा कोण R का। ये भी हो जाएगा एकांतर कोण हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखिए हम लोग दोनों त्रिभुज में दो संगत कोण बराबर कर दिए। अगर दो त्रिभुज के अगर दो संगत कोण अगर बराबर हो जाते हैं तो एंगल समरूपता कसौटी से हम कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुज समरूप है। लेकिन अब एक और कोण को आप समरूप कर सकते हैं, क्योंकि नियम तो एक लग ही जाएगा। अगर दो कोण बराबर है तो एंगल समरूपता कसौटी लग जाएगा। लेकिन एक और यहाँ पर कोण बराबर करना चाहेंगे तो एंगल भी लग जाएगा। देखिए ये जो है इसके बराबर हो जाएगा, जिसको हम लोग शीर्षाभिमुख कोण बोलेंगे। तो करना चाहे तो कर भी सकते हैं, क्योंकि बुक में कौ रखा है तो हम भी कर देते हैं। तो कोण POS S बराबर है कोण ROS का। तो ROS शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर एंगल समरूपता कसौटी लगते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिखे अतः एंगल समरूपता कसौटी से तो एंगल समरूपता कसौटी से ये और ये त्रिभुज समरूप हो गया, ठीक है। क्या लिखेंगे, त्रिभुज POQ समरूप है त्रिभुज SOR का। तो यही प्रूफ करना था, ये प्रूफ हो गया। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। नंबर 5 है, देखिए क्या कहता है। आकृति 6.30 में ये आकृति है, इसमें कोण P ज्ञात करना है। तो कोण P ज्ञात करना है, तो कोण P को ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे। देखिए सबसे पहले त्रिभुज समरूप चेक करना पड़ेगा कि त्रिभुज समरूप है कि नहीं। त्रिभुज समरूप है कि नहीं, भुजा का लंबाई दिया हुआ है, ठीक है। भुजा का अनुपात चेक कर लीजिए कि किसका अनुपात किसके साथ बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हाँ,
देखिए इसका अनुपात जो है इसके साथ बन रहा है, और इसका अनुपात इसके साथ बन रहा है, और इसका अनुपात इसके साथ बन रहा है। तो यहाँ पर कर लेते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे ए बी, हम ए बी का अनुपात निकाल लेते हैं। ए बी, देखिए ए बी का अनुपात बन रहा है आर क्यू के साथ। ऐसा मत कीजिएगा कि आपको ऐसा दिख रहा है कि इसका अनुपात इसके साथ ले लीजिएगा, बिल्कुल नहीं, क्योंकि त्रिभुज को हो सकता है घुमा फिरा के इधर उधर करके लिखा हो, तो ये तो इसलिए जहाँ जिसका अनुपात जिससे बन रहा है उसी से लीजिए, सामने सामने मत लीजिएगा, ना तो गलत हो जाएगा, क्योंकि त्रिभुज को घुमा करके भी दे देता है। ए बी का अनुपात बन रहा है इसके साथ आर क्यू के साथ, आर क्यू, तो आर क्यू हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है 3.8 बट्टा 7.6, तो ये कट जाएगा 2 मरतबे, 1/2 आ जाएगा, ठीक है, 2 मरतबे ऊपर कुछ ना 1 बचेगा। उसी प्रकार बीसी का अनुपात जो है ये बन रहा है, बीसी का अनुपात बन रहा है पीक्यू के साथ, तो बीसी बट्टा पीक्यू, तो ये है बीसी 6 और पीक्यू है 12, तो 6 दूनी 12, तो यानी 1/2 आ जाएगा। उसके बाद एसी का अनुपात जो है ये बन रहा है आर क्यू के साथ, तो सॉरी हाँ एबीसी, एसी का अनुपात आर पी के साथ बन रहा है, ठीक है, तो आर पी होगा, ये सब बात ध्यान रखिएगा, आर पी। तो यहाँ पर हो जाएगा √3, ठीक है, अब बट्टा 6√3, तो ये कट गया 3 दूनी 6, मतलब 1/2। तो हम कह सकते हैं कि इसका प्रत्येक भुजा इसके प्रत्येक भुजा के समान अनुपात है, मतलब एक ही अनुपात में इसका प्रत्येक भुजा इसके प्रत्येक भुजा का अनुपात एक ही है। तो साइड 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 समरूपता कसौटी से हम कह सकते हैं कि ये क्या है कि दोनों त्रिभुज समरूप है। यहाँ पर हम लिखेंगे अतः साइड 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 समरूपता, साइड 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 समरूपता कसौटी से हम क्या कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC समरूप होएगा त्रिभुज RPQ का, ठीक है। तो ये बात यहाँ से हो गया है। तो अब हम समरूप जब त्रिभुज को कर लिए हैं, इसका प्रत्येक संगत कोण बराबर होगा। यहाँ पर हम लिखेंगे अतः संगत कोण बराबर होंगे, अतः संगत कोण बराबर होंगे। जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके संगत कोण बराबर होते हैं, तो वही बात लिखे हैं, अतः संगत कोण बराबर होंगे, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, तो यहाँ पर जो होगा कोण P जो होगा, कोण P, देखिए ध्यान से थोड़ा सा समझेंगे आप लोग। कोण P जो होगा कोण C के बराबर होगा। ऐसा मत कहिएगा कि कोण P जो है B के बराबर होगा, आपको ये भी ट्रिक बताते हैं पकड़ने का। कोण P के मान बोला है ना, ये दोनों समरूप है, तो यहाँ पर संगत कोण तो बराबर होगा, तो ये कोण इसके बराबर होगा। आप कहिएगा सर कैसे, तो यहाँ पर देखिए आपको बताते हैं। कोण C जो है P के बराबर होगा, यानी कोण P जो है ये C के बराबर होगा। यहाँ से ये बात होगा, यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। कोण P जो होगा वो बराबर होगा कोण C का। अब कैसे, इसका अनुपात इसके साथ बन रहा था कि नहीं, इसका अनुपात इसके साथ बन रहा था, तो उसके अंतर्गत कोण है, इसलिए कोण C अपनी बराबर होगा, ठीक है। देखिए BC का अनुपात कहाँ गया, BC का अनुपात PQ के साथ बन रहा है, BC का अनुपात PQ के साथ बन रहा है, ठीक है। AC का अनुपात RP के साथ बन रहा है, तो कोण PC के बराबर होगा, समझे। तो इससे आपको पता कर सकते हैं। तो कोण C यहाँ पर कितना होगा उतना ही P होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ABC में क्या हो जाएगा, कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर हो जाएगा, कोण C बराबर होगा 180 डिग्री। कारण लिखेगा त्रिभुज का कोण योग गुण से, ठीक है। कारण में हो जाएगा त्रिभुज का कोण योग गुण, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कारण में लिखेगा त्रिभुज का कोण योग गुण, ठीक है। या फिर लाइए नीचे लिख देते हैं, बनेगा त्रिभुज का कोण
कारण हो जाएगा। जब सॉरी, त्रिभुज के सभी कोणों का योग होता है 180 डिग्री, ठीक है, वही लिखा गया है। तो कोण ए पर है 80 तो 80 भर दियो, और कोण बी पर है 60 तो 60 भर दियो, प्लस कोण सी पता नहीं तो dt बराबर 180। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा 814 माने 140 प्लस कोण सी बराबर 180, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग कोण सी के अगर बराबर करेंगे 180 में से 140 घटाएंगे तो आएगा कोण सी बराबर आ जाएगा 40 डिग्री। यही अपना फाइनल आंसर हो जाएगा। तो आप जानते हैं कि कोण सी जो है पी के संगत है, तो कोण सी बराबर कोण पी होगा। तो यहाँ पर कोण पी है तो पी, 80 का वैल्यू अभी कितना आया है 40, तो 40 हो गया। कोण पी का वैल्यू आ गया 40। इस तरह से क्वेश्चन को बनाना है, यही इसका आंसर हो गया, ठीक है। उदाहरण नंबर 6 देखिए क्या कहता है। आकृति 6.31 में ये आकृति है, ये चीज मतलब ओ ए इंटू ओ ए इंटू ओ बी बराबर है ओ सी इंटू ओ डी। तो दर्शाइए कि कोण ए बराबर है कोण सी का और कोण बी बराबर है कोण डी का, ये दर्शाना है, ये दिया है। तो देखिए ये बात दिया है और ये दर्शाना है, तो क्या करना पड़ेगा, इसमें करना पड़ेगा कि ये त्रिभुज और ये त्रिभुज को समरूप करना पड़ेगा। समरूप करेंगे तब तो क्या होगा, समरूप जब करेंगे तो उसके संगत कोण बराबर होगा, तो इसलिए दोनों त्रिभुज को हमको समरूप करना पड़ेगा। तो समरूप सबसे पहले करेंगे। तो यहाँ पर दिया है उसको लिख लीजिए एक बार, दिया है। देखिए आप लोग जो है ना सिस्टमेटिकली ही बनाइएगा। हम कोई क्वेश्चन में दिया है सिद्ध करने वो नहीं लिखते हैं, लेकिन आप लिखिए क्वेश्चन पढ़ के क्या दिया है क्या सिद्ध करना है, तब क्वेश्चन को कंटिन्यू कीजिए। बनाने का सबसे बेस्ट तरीका उसी को माना जाता है, जो दिया है सिद्ध करना है उसका उत्पत्ति इस तरह से बनाना बेस्ट तरीका होता है। तो दिया है ये चीज, तो यहाँ पर लिखेंगे ओ ए इंटू ओ बी बराबर ओ सी इंटू ओ डी, ठीक है। तो यहाँ से हम एक काम तो कर सकते हैं, एक काम क्या कर सकते हैं कि ओ ए को ओ ए है तो यहाँ पर ये जो है ये क्या है, ये तो इंटू में है, इधर मल्टीप्लाई में चलाएगा, मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में है। ओ ए बट्टा ओ सी हो जाएगा, उसके बाद ओ बी बट्टा ओ डी हो जाएगा। यहाँ पर इसके साथ इसको ले लिए तो क्या हुआ, भुजा का अनुपात बराबर हो गया, ठीक है। इसको जो है समीकरण 1 नाम दीजिए। उसके बाद ये वाला कोण और ये वाला कोण को ध्यान से देखिए, दोनों त्रिभुज में ये और ये, ठीक है। ये वाला कोण और ये वाला कोण शीर्षाभिमुख कोण हो जाएगा। हम यहाँ पर कह सकते हैं कि कोण ए ओ डी ना, कोण ए ओ डी बराबर होएगा कोण सी ओ बी का, इसको समीकरण 2 मान लीजिए। तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी, सॉरी ए बी सी नहीं, त्रिभुज ए ओ डी तथा त्रिभुज सी ओ डी में क्या है, ए ओ डी और सी ओ डी में त्रिभुज ए ओ डी तथा सी ओ डी समीकरण 1 क्या कहेंगे, ए ओ डी तथा सी ओ डी समीकरण 1 व समीकरण 2 से हम क्या कह सकते हैं, मतलब ये त्रिभुज और ये त्रिभुज के बारे में हम क्या कह सकते हैं कि समीकरण 1 व 2 से त्रिभुज ए ओ डी समरूप हो गया त्रिभुज सी ओ बी का, ठीक है। त्रिभुज सी ओ बी का समरूप हो गया। इससे इसमें कह देंगे कि साइड, देखिए इसमें हो जाएगा इसका अनुपात इसके साथ बन रहा है, ओ ए का ओ सी के साथ और ओ डी का ओ बी का ओ डी के साथ। तो साइड एंगल साइड से हम क्या कहेंगे, अतः साइड एंगल साइड समरूपता
कसौटी से, ठीक है, साइड एंगल साइड समरूपता कसौटी से जो है ये ए और डी समरूप हो गया त्रिभुज सीओबी का, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि संगत कोण बराबर होंगे। अतः क्योंकि संगत कोण का बात बोला है, सिर्फ प्रूफ जो करना है उसमें, अतः संगत कोण बराबर होंगे, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, कोण ए सी बराबर तो हो ही जाएगा, कोण ए बराबर हो जाएगा सी का, संगत कोण, तो कोण ए बराबर हो गया सी का। उसके बाद कोण बी डी के बराबर हो जाएगा, तो कोण डी बी बराबर हो जाएगा, तो कोण बी बराबर कोण बी, ठीक है, ये हो गया। तो यही जो था प्रूफ करना था, यही इसका प्रूफ। उदाहरण नंबर 7 देखिए क्या कहता है, 90 सेमी की लड़की, उदाहरण 7 देखिए क्या कहता है, 90 सेमी की लंबाई वाली एक लड़की बल्ब लगे एक खंभे के आधार से परे 1.2 मीटर पर सेकेंड की चाल से चल रही है। बल्ब भूमि से 3.6 सेमी की ऊंचाई पर है। 4 सेकेंड बाद उस लड़की की छाया की लंबाई क्या है। देखिए दरअसल बात क्या इसमें हो रहा है कि भूमि से जो है 3.6 मीटर की ऊंचाई पर एक बल्ब लगा हुआ है, ये बात है। भूमि से 3.6 मीटर की ऊंचाई पर जो है बल्ब लगा हुआ है। मान लीजिए 3.6 मीटर ऊंचा है, सॉरी यहाँ पर ये सेमी नहीं मीटर होगा, क्योंकि में जो है डिस्प्रिंट थोड़ा सा है, यहाँ पर मीटर करीब, ठीक है। तो 3.6 मीटर जो है ऊंची है, भूमि से बल्ब भूमि से 3.6 मीटर ऊंची है। मतलब मान लीजिए कोई स्तंभ है यहाँ पर और उस पर जो है बल्ब लगा हुआ है, 3.6 मीटर ऊंचा यहाँ पर बल्ब है, यहाँ पर जो मान लीजिए ये बल्ब है, ठीक है। 3.6 मीटर ऊंचाई पर जो है बल्ब है और क्या है कि 90 सेमी की लड़की 90 सेमी की लंबाई वाली एक लड़की बल्ब लगे एक खंभे से, मतलब ये 3.6 मीटर का स्तंभ है और इस पर यहाँ पर बल्ब लगा हुआ है, यहाँ पर मान लीजिए, ठीक है। 90 सेमी की लंबाई वाली एक लड़की बल्ब लगे एक खंभे के आधार से परे 1.2 मीटर पर सेकेंड की चाल से चल रहा है। अच्छा, ये जो है यहाँ से चलना शुरू कर दिए है, ये जो है ये खंभा है 3.6 मीटर का और यहाँ पर बल्ब लगा हुआ है और ये यहाँ से चल रही है, क्योंकि धरती है तो यहीं ना चलेगी, खंभा पर थोड़ी चलेगी, यहाँ पर से ये चल रही है, ठीक है। मान लीजिए कि 1.2 मीटर पर सेकेंड के चाल से तो चल ही रहा है, ठीक है। हम मान ले रहे हैं कि 1.2 सेमी पर 1.2 मीटर है ना, 1.2 मीटर पर सेकेंड की चाल से चल रही है। तो मान लीजिए वो यहाँ पर आ गया होगा, मान लेते हैं कि यहाँ से चलते चलते और यहाँ तक आ गया होगा और चला है 4 सेकेंड बाद, तो मान लीजिए मतलब 1.2 मीटर पर सेकेंड की चाल से वो चल रहा है। तो 4 सेकेंड बाद हम मान लिए कि 4 सेकेंड बाद जो है वो यहाँ आ गया होगा, यहाँ मान लीजिए आ गया होगा 4 सेकेंड बाद यहाँ आ गया होगा, ये मान लीजिए यहाँ पर आ गया होगा, यहाँ पर तब खंभा तो बड़ा होगा, लड़की तो कुछ छोटा होगा, ठीक है। तो यहाँ तक आ गया होगा, ठीक है। 4 सेकेंड बाद मान लिए कि यहाँ तक वो आ गया होगा। एक बार फिर से कर देते हैं, 4 सेकेंड बाद मान लीजिए कि यहाँ पर आ गया होगा, यहाँ तक आ गया होगा। तो ये खंभा है, ये लड़की है, तो लड़की तक छोटा होगा, खंभा बड़ा होगा। तो इसमें क्या बोला कि छाया की लंबाई, तो लड़की यहाँ आ गई तब इसका छाया इस तरह से इसे मान लीजिए आ जाएगा, छाया तो इसे आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि बल्ब यहाँ है तो लड़की यहाँ तो छाया यहाँ आएगा। लेकिन यहाँ से इसको ये जो है यहाँ से, क्योंकि बल्ब तो यहाँ है, यहाँ से रोशनी मारेगा तो रोशनी यूं लड़की को पड़ते हुए छाया यहाँ इसका यहाँ गिरेगा, ठीक है। तो अपने को बताना क्या है, छाया की लंबाई बताना है। तो लड़की का जो छाया है यही ना है, यहाँ से यहाँ तक जो है छाया ही कितना है, छाया ही ना, यहाँ से यहाँ तक छाया कितना है। बल्ब यहाँ लगा हुआ है और यहाँ से इसका छाया जो है ये लड़की है, यहाँ से इसका छाया कितना है
ये बताना है। इसका नाम त्रिभुज क्या दे दीजिए, इसका नाम देते हैं ए बी सी, इसका नाम देते हैं पी क्यू। ठीक है, तो दो त्रिभुज इसमें बन जाएगा। ठीक है, एक बड़ा वाला त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज बन जाएगा, एक छोटा वाला त्रिभुज जो है पी क्यू सी बन जाएगा। बस ये मेन बात है, यहाँ पर दोनों त्रिभुज का समरूप करना है, बस ये बात यहाँ पर ध्यान रखना है। तो दोनों त्रिभुज का समरूप करेंगे तब भुजा के अनुपात से ये आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी, एक बड़ा वाला त्रिभुज, एक छोटा वाला पी क्यू सी, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू सी में हम क्या कह सकते हैं, हाँ एक बात तो देखिए, धरती के साथ ये क्या है, या लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं कि ए बी जो है ये ए बी स्तंभ है, लिख दीजिए, और पी क्यू जो है ये लड़की है, लड़की। ठीक है, ए बी स्तंभ है और पी क्यू लड़की है। हाँ, तो धरती के साथ खंभा रहे, चाहे कोई लड़का रहे या लड़की रहे, वो 90 डिग्री का कोण पर खड़ा होता है। पृथ्वी के साथ जो होता है स्तंभ या कोई वस्तु का अगर खड़ा है तो 90 डिग्री पर खड़ा होता है। यहाँ पर कोण बी बराबर होगा कोण क्यू का। ठीक है, कोण बी और कोण क्यू बराबर होगा, लिखेंगे प्रत्येक 90, प्रत्येक यहाँ पर जो होगा ये 90 होगा। ठीक है, बात समझ गए कि धरती के साथ कोई भी 90 डिग्री पर खड़ा होता है तो कोण बी और कोण क्यू बराबर होगा प्रत्येक 90। और एक बात और देखिए कि कोण सी जो है दोनों में आ रहा है, बहुत अच्छी बात है कि छोटा वाला त्रिभुज में भी कोण आ रहा है, बड़ा वाला त्रिभुज में भी कोण सी आ रहा है। तो कोण सी उभयनिष्ठ आप कर सकते हैं, तो कोण सी बराबर कोण सी उभयनिष्ठ होगा, उभयनिष्ठ। ठीक है, तो हाँ, तो एंगल समरूपता कसौटी से दोनों त्रिभुज जो है ये समरूप हो जाएंगे। ठीक है, अगर कोई दो त्रिभुज में दो कोण अगर बराबर है तो हम कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुज एंगल समरूपता कसौटी से समरूप है। यहाँ पर लिख देंगे अतः एंगल समरूपता कसौटी से क्या हो गया, त्रिभुज जो है ए बी सी समरूप हो गया त्रिभुज पी क्यू सी। ठीक है, तो समरूप हो गया तो हम लोग भुजा के अनुपात तो ले सकते हैं। तो भुजा का अनुपात लेने के लिए यहाँ पर थोड़ी सी बात ध्यान देने की आवश्यकता है। क्या बात, तो देखिए सबसे पहले आप ये तो जान लो कि 1.2 मीटर प्रति सेकेंड से वो लड़की चल रही है, कि खंभा से लड़की चलना प्रारंभ कर दी, कितना की चाल से 1.2 मीटर पर सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड में 2 मीटर चल रही है। यहाँ पर लिखेंगे चूंकि एक सेकेंड में 1.2 मीटर चलती है। ठीक है, तो ये तो 4 सेकेंड तक न चली है, यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए कि 1.2 मीटर के चाल से तो चल रहा है, लेकिन चला तो 4 सेकेंड, तो यहाँ से यहाँ आ गया, तो कितना दूरी हुआ ये जानना बहुत जरूरी है। लिखेंगे चूंकि 1 सेकेंड में 1.2 मीटर चलती है तो 4 सेकेंड में, इसलिए 4 सेकेंड में चली गई दूरी। तो आप कहेंगे सर 1 सेकेंड में 1.2 चलता है तो 4 सेकेंड में कितने होगा, गुना करिएगा। हाँ बिल्कुल, 12 चौक 48 4.8 मीटर चलेगा। ठीक है, ये बात आप जान गए। तो यहाँ पर ये जो हो जाएगा, ये दूरी अगर आप देखना चाहें तो ये दूरी अपने पास में क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का जो ये दूरी हो जाएगा अपने पास में, ये दूरी जो हो जाएगा ये हो जाएगा 4.8 मीटर। ठीक है, ये दूरी। हाँ, एक और काम कर लीजिए, यहाँ पर जो है क्या कहा जा रहा है, 90 सेमी की लंबाई के लड़की है, लड़की तो पी क्यू है,
तो ये कितना लंबाई के है? 90 सेमी। 90 सेमी। तो इसको मीटर में चेंज कर दो, क्योंकि 90 सेमी है, इसको मीटर में चेंज कीजिएगा तो 90/100, 100 से भाग देना पड़ेगा। देखो 0 से वो कटेगा, 0.9 मीटर हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। इसका मीटर में देखना चाहे तो 0.9 मीटर। ठीक है, तो यहाँ से आप, हाँ हम लोग क्या किए, सब चीज जो है मतलब भुजा जो है पॉसिबल जहाँ तक था वहाँ तक हम भुजा का लंबाई ज्ञात कर चुके हैं, सेमी को भी मीटर में बदल चुके हैं। अब अनुपात ले लीजिए। तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पर दो त्रिभुज जब समरूप है हम कह सकते हैं कि अतः संगत भुजाएं समानुपाती होंगे। तो यहाँ पर लिख दीजिए अतः संगत भुजाएं समानुपाती होंगे। जब दो त्रिभुज समरूप होता है तो संगत भुजा समानुपाती होगा। तो हम कह सकते हैं कि AB का अनुपात PQ से बराबर होएगा। AB का अनुपात PQ से। अब ले लीजिए बड़ा वाला त्रिभुज जो है आपका BC, ABC में BC का अनुपात हो जाएगा ये छोटा वाला का QC से। अब यहाँ पर भर दीजिए। AB का तो लंबाई अपने पास में है तो 3.6 है, PQ का लंबाई तो है तो 0.9 है। ठीक है, बराबर। अब BC का जो है पूरा BC पूरा तो पता नहीं है। ठीक है, BC तो ये पूरा है। ठीक है, लेकिन इतना पता है, इतना पता नहीं है। तो इसको x मान लीजिए। ठीक है, यहाँ पर x मान लीजिए तो आसान पड़ेगा थोड़ा सा। इसको यहाँ से यहाँ तक के दूरी को हम मान लीजिए x। यहाँ पर हम मान लिए हैं कि यहाँ से यहाँ x है, तो BC हो जाएगा x। BC पूरा हुआ ना, तो ये हो जाएगा 4 यहाँ तक तो 4.8 प्लस x, 4.8 प्लस x। और QC जो होगी अपने पास में इसका पता नहीं है, इसको x मान। ठीक है, अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह कर लीजिए। दशमलव रहिएगा तो एगो 0, फिर नीचे रहेगा तो ऊपर एगो 0। ऊपर का दशमलव रहा है तो एगो अंक है तो एगो 0 नीचे, नीचे का दशमलव रहा है तो एगो अंक है तो एगो 0 ऊपर। तो यहाँ से ही कटी 9 चौक 36, मतलब 4 बराबर 4.8 प्लस x/x। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो यहाँ से क्या होगा, 4 में x 4x, 1 में इसे करिएगा तो बात तो वही हो जाएगा 4। अब देखिए यहाँ से हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको अगर इस तरफ ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 4x प्लस में x इधर आएगा, माइनस में x हो जाएगा 4.8। यहाँ से फिर क्या बनेगा, 4x में से तो 3x आ रहा है, 3x। ठीक है, बराबर 4.8। तो यहाँ से फिर x के जब आप बराबर करेंगे x के तो 4.8 बच्चा हो जाएगा 3। तो इसको जब काटिएगा आप तो 4 × 4 दशमलव 3 × 18 1.6 आ रहा है। ठीक है, 1.6 मीटर जो है यही आंसर होगा। तो क्या पूछा गया था, तो छाया की लंबाई है। तो छाया लड़की का ये है, जो छाया की लंबाई को हम x मान लिए। तो ये बात आप लिख सकते हैं कि माना छाया की लंबाई x जो माने थे वो लिख दीजिएगा। ठीक है, तो हम ये लिख सकते हैं अतः छाया की लंबाई हो गया 1.6 मीटर। तो यही इसका जो है फाइनल आंसर है।